LLB प्रथम वर्ष में कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के बारे में मैंने 2 वीडियो पहले जारी किए थे और आज हम बात करेंगे प्रपोजल पर। तो प्रपोजल क्या है? प्रपोजल ऑफर, इसकी परिभाषा 2A में दी गई थी। आपको पहले वीडियो में बताई गई थी अंग्रेजी और हिंदी में कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रजामंदी प्राप्त, सहमति प्राप्त करके एक समझौता, एक करार करते हैं कुछ कार्य करने के लिए और कुछ कार्य नहीं करने के लिए। इस तरीके से इन दोनों पक्षकारों में रजामंदी होती है। अब है वेद प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल। आवश्यक तत्व क्या है? सबसे पहले उसमें 2 पक्षकार होने चाहिए, 2 पार्टीज। प्रपोजल में 2 पक्षकार होने आवश्यक है और दोनों पक्षकारों के मध्य ही कोई समझौता होता है कोई कार्य करने या कार्य करने से विरत रहने के लिए। तो 2 प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए। पर्सन शब्द यूज किया गया। पर्सन में आता है नेचुरल, प्राकृतिक व्यक्ति जैसे आप और हम। दूसरा आर्टिफिशियल या इसको कहते हैं लीगल या ज्यूरिस्टिक पर्सन। आर्टिफिशियल वो पर्सन होते हैं जो कंपनी है, निकाय है, निगम है, बोर्ड है, संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड है, राइट टू पर्सोनीकरण उसका कर दिया गया है विधि द्वारा, तो वो व्यक्ति है। उसके साथ भी आप प्रपोजल कर सकते हो, प्रस्ताव रख सकते हो, प्रस्ताव की स्वीकृति ले सकते हो। तो आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा है प्रस्ताव किसी कार्य को करने, टू डू एनीथिंग या विरत रहना, टू अब्सेंट फ्रॉम डूइंग, कुछ कार्य करने के लिए, कुछ कार्य करने से विरत रहने के लिए का जो है वो प्रस्ताव होना चाहिए। फिर प्रस्ताव अन्य व्यक्ति की सहमति, कंसेंट प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। अब प्रस्ताव, ऑफर और इनविटेशन में फर्क है। प्रस्ताव और प्रस्ताव में आमंत्रण में फर्क है। हैरिस वर्सेस डिकसन का केस, हार्वे बनाम फैसी का केस, इसमें विशेष रूप से आपको उल्लेख करना है। प्रस्ताव से तो विधिक समझ स्थापित किए जाते हैं, आमंत्रण के लिए तो खुली सूचना होती है कि ऐसा कार्य किया जाएगा। जैसे निर्णय है या रेलवे प्लेटफार्म पर सूची लगी हुई है या बड़े बड़े मॉल में आपकी जो है सूची लगी हुई है, रेट लिस्ट फिक्स की हुई है, वो प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, न कि प्रस्ताव। प्रस्ताव में तो विधिक संबंध सर्जित हो जाते हैं, इसलिए इसमें फर्क है। प्रस्ताव की कोई भी शर्तें हैं वो निश्चित होनी चाहिए। अगर अनिश्चित है सेक्शन 9 के मुताबिक तो वो जो है शून्य घोषित कहलाएगी। धारा 29 के मुताबिक शून्य घोषित कहलाएगी वो। तो अगर उसमें प्रस्ताव में कोई शर्तें हैं वो सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। छठा, चौथा, प्रस्ताव का संबंध, प्रस्ताव का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? विधिक संबंध, बाइंडिंग फोर्स, लॉ रिलेशन बाइंडिंग फोर्स रखे, वो विधिक उद्देश्य होना चाहिए। प्रस्ताव का संबंध क्या होना चाहिए? विधिक उद्देश्य स्थापित हो। अगर कोई भी कार्य करने से विरोध करता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, तो एक दूसरे का दायित्व है, प्रोमिजर और प्रोमिसी का बाध्य हो, वो विधिक संबंध कहलाता है। फिर है प्रस्ताव की सूचना, सही सूचना, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल आवश्यक है, कम्युनिकेशन आवश्यक है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस विशेष है इसमें। इस मामले में क्या हुआ? एक सेठ का बच्चा खो गया था, मुन्नीम को भेजा कि बच्चे को खोज के लाओ। वो ढूंढने चला गया, पीछे से सेठ ने कहा कि मेरे बच्चे को जो भी ढूंढ के लाएगा उसे मैं 500 रुपये इनाम दूंगा। वो लालमन जो है वो उसका मुन्नीम ढूंढ कर लिए, उन्होंने क्लेम किया कि मेरे को 500 रुपये दो, तो कोर्ट ने नहीं दिलवाए क्योंकि उसका कम्युनिकेशन उसके पास नहीं था, सही सूचना नहीं थी कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, ऐसी सूचना उसको नहीं थी, बाद में घोषणा की थी। तो ये 6 प्रकार है। वेद प्रस्ताव आवश्यक 2 पक्षकार होने चाहिए, प्रस्ताव किसी कार्य को करने के लिए होना चाहिए, प्रस्ताव अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, प्रस्ताव और प्रस्ताव के आमंत्रण में भेद है, प्रस्ताव का उद्देश्य विधिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए, प्रस्ताव की शर्तें निश्चित हो, अनिश्चित नहीं हो,
और प्रस्ताव की सह सूचना आवश्यक है। ये है प्रस्ताव के आवश्यक तत्व। अब प्रपोजल ऑफ काइंड्स, प्रस्ताव के प्रकार। तो प्रस्ताव के जो है 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला है अभिव्यक्त, विवेचित, अभिव्यक्त या विवेचित, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। इसमें मौखिक कॉन्ट्रैक्ट आता है या लिखित कॉन्ट्रैक्ट आता है, सहमति तुरंत दे दी, ले ली, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इम्प्लाइडली होता है आणविक रूप से। विशिष्ट प्रस्ताव और सामान्य प्रस्ताव, स्पेसिफिक व जनरल प्रस्ताव। स्पेसिफिक विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट समूह, विशेष जाति आदि के लिए होता है। वही व्यक्ति उसको स्वीकार करे, अन्य व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर सकते। मान लीजिए एससी की सीट खाली है, महाविद्यालय मांगता है कि एससी की 7 सीटें खाली है, तो एससी के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते। वो विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। सामान्य प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो जन सामान्य के लिए होता है, कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार कर सकता है। फिर है स्थायी वेतन प्रस्ताव, स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग प्रपोजल। ये जो है स्थायी होता है, किसी कार्य को करने के लिए कंटिन्यूस चलने वाला प्रस्ताव होता है, प्रपोजल होता है। मानक प्रस्ताव, स्टैंडर्ड प्रपोजल। स्टैंडर्ड प्रपोजल जो होता है वो अधिकतर कंपनियां अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसके ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिख देती है, जैसे LIC है, इंश्योरेंस है आदि है, के साथ में हम जो भी प्रस्ताव करते हैं वो स्टैंडर्ड प्रपोजल होते हैं। फिर है पार प्रस्ताव, क्रॉस प्रपोजल। एक आदमी प्रस्ताव रखा, उसने क्रॉस रखा, उसको कहते हैं प्रति प्रस्ताव। काउंटर क्लेम, काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल वो होता है कि मैं किसी एक व्यक्ति को कह दूं कि यदि आप वॉलफेयर वाला केस इसमें आएगा कि जो है आप अपना घोड़ा 10,000 रुपए में बेचते हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। उस दूसरे ने, प्रतिपक्ष बी ने प्रति क्रॉस काउंटर जो है वो प्रपोजल किया कि मैं 11,000 बेचने के लिए तैयार हूं। तो ये काउंटर प्रपोजल होता है। अब विशेष प्रकार की बात है, प्रपोजल पर जो बड़ा प्रश्न पूछा जाता है वो प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के प्रकार बताइए, और उसमें से जनरल प्रपोजल के बारे में पूछा जाता है। सामान्य और विशिष्ट प्रस्ताव जो होता है, विशिष्ट और सामान्य दूसरे नंबर वाला। इसमें कार्गिल बनाम कार्गो स्पोक कोल कंपनी का वाद इम्पोर्टेंट है। ये लीगल केस है, आपको इसको पढ़ना है। जिस प्रकार से अभी जो महामारी चल रही है कोविड-19 की, ठीक वैसे ही 100 साल पहले इन्फ्लुएंजा नाम का रोग इंग्लैंड में फैला हुआ था 1893 में लगभग। तो जो है एक कंपनी ने, कार्गो की स्मोकबोन कंपनी ने एक ऐड जारी किया कि हमारी दवाई है और इस प्रकार से दवाई लेने पर जो है आपका इन्फ्लुएंजा रोग नहीं होगा, और अगर इन्फ्लुएंजा रोग होगा तो हमने 1000 पाउंड रिजर्व बैंक में जमा करा दिए हैं, और फिर भी प्रपोजल अगर आपके किसी के इन्फ्लुएंजा रोग इस प्रकार की दवाई खाने के बाद में हो जाता है तो हम 100 पाउंड उसे देंगे। कार्लिल ने जो है दवाई ली उसके बताए अनुसार, और फिर भी इन्फ्लुएंजा रोग हो गया, उसने दावा किया तो कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि पहली बात तो यह है कि हमें सही सूचना नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं किया कि मैं आपकी दवाई इस तरीके से ले रही हूँ। तो कोर्ट ने कहा ऐसी बात नहीं है, कम्युनिकेशन जनरल प्रपोजल में देने की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर लेता है आपके नियमों के मुताबिक। जिस प्रकार से आपने ये क्यों नहीं कहा कि कंपनी को सह सूचना करनी आवश्यक है, तब तो ये सह सूचना थी, अन्यथा सह सूचना की आवश्यकता नहीं। फिर कंपनी की ओर से कहा गया कि क्या हो गया, हमने तो 1000 पाउंड इसलिए जमा किए हैं कि ताकि हमारी ये दवाई बिके, ये चमत्कारी दवाई है, इसलिए हमने तो ये चमत्कारी एक प्रकार से ऐड दिया था लुभाने के लिए। तो जो है लुभाने के लिए दिया गया कोई ऑफर है वो शून्य होता है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, आपने कहा कि 1000 पाउंड जमा करा दिए, 100 पाउंड दवाई लेने वाले के लिए दिए जाएंगे, तो 100 पाउंड दिया जाएगा, आपको देने पड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि प्रतिफल नहीं है, हमें क्या मिला, हमें प्रतिफल नहीं मिला। तो कोर्ट ने कहा बदमाशी मत करो, जब कोई भी दवाई बनती है कंज्यूमर को ध्यान में रख के प्रोडक्शन किया जाता है, कंज्यूमर
जो है वो रिटेलर से लेता है, रिटेलर होलसेलर से लेता है, होलसेलर जो होता है वो कंपनी से लेता है। तो होलसेलर पैसे देता है और होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर से फिर आम कंज्यूमर लेता है। तो करके कार्निल ने कहा कि मैंने ये दवाई ली और ये मिल रहा, इसलिए ये प्रतिफल आपको मिला है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट शून्य नहीं हो सकता। और आखिर में ये बात आई कि जो सामान्य प्रस्ताव को कम्युनिकेशन होना आवश्यकता नहीं है, उसकी सूचना देना आवश्यक नहीं है। सामान्य प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। सामान्य प्रस्ताव जारी किया है तो उसमें प्रतिफल है, वो बिना प्रतिफल के नहीं है क्योंकि उसमें दवाई खरीदी है। तो इस प्रकार का एड दिया और आपने एड दिया ही क्यों? भारत में भी इस प्रकार के बहुत सारे चमत्कारी दवाइयों के एड आते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक्स ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1962 बना हुआ है, फिर भी लोग कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये चमत्कारी दवाई इस प्रकार के एड अखबार में आते हैं कि हम अखबार को भी साथ में पढ़ करके या टीवी पर भी अपने बच्चों के साथ बैठे हुए टीवी देखने में भी शर्म आती है। लेकिन कोई व्यक्ति ये चैलेंज नहीं करता। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट ड्रग्स एंड मैजिक्स, सॉरी एक्ट का नाम है ड्रग्स एंड मैजिक्स ब्रैकेट में ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1962 बना हुआ। आप उसको चुनौती दे सकते हैं, विधि के विद्यार्थी उसको चुनौती दे सकते हैं कि इस प्रकार के चमत्कारी दवाई के बारे में अश्लीलता दिखाई जा रही है जो कि ठीक नहीं है, ये लोगों को ठगने के लिए होती है। तो कार्निल वर्सेस कार्बोलिक स्पोर्ट कंपनी का केस आपको लिखना है, इसके तथ्य लिखने हैं, इसके प्रतिपादित सिद्धांत लिखना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज कॉलेज खुला हुआ है, कॉलेज का बोर्ड यूज कर रहा हूँ, समझा कि आप लोगों के लिए कुछ कार्य करूँ, इसलिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका हौसला हमारा हौसला है। और लॉकडाउन में घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। आज ही इसको आप लिख लें, पर्सन आउट है ये समझ लो, आएगा ही आएगा प्रपोजल पर, इसलिए आज ही इसको लिख करके तैयार कर ले। जय हिंद, जय भारत।